दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र का वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना। हमारी जो राजधानी है पटना, उसी के वैभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारा दूसरा अध्याय है, द्वितीय पाठ है, दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम। इसके संपूर्ण अर्थ को जानेंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए क्रैश कोर्स हेतु इसको मैं सिर्फ अर्थ बताऊंगा और संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में संस्कृत पढ़ के अर्थ बताया था, क्योंकि वो छोटा छोटा था, ये बहुत बड़ा है चैप्टर, इसीलिए। तो शुरू करते हैं। तो बोलता है इसमें, बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी समय में महत्व को धारण किया। ठीक है, बिहार राज्य का राजधानी नगर जो पटना है वह हर एक समय में अपने आप में महत्वपूर्ण जो है, अपने आप में महत्व को धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास है तो 2500 वर्ष पुराना। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पटना जो है धार्मिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए और उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री जैसे फाहियान हुए, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। मतलब अपने द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं संस्मरण ग्रंथ। और कुछ विदेशी यात्री जैसे हो गए फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी अपने संस्मरण ग्रंथों में। तो इस पाठ में यानी पाटलिपुत्र वैभवम में हम पटना के वैभव का सामान्य परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? सामान्य परिचय। तो कहता है कि प्राचीन भारत के नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसने वाला महानगर हुआ। ठीक है, प्राचीन भारत के नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसने वाला महानगर हुआ। ठीक है, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि गंगा के किनारे बसने वाला नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र या पटना। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं कि धरती के तिलक स्वरूप, सरस्वती के वंश का घर, इंद्र के राज्य से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कूटनिमिताख्य काव्य में। किसने कही है? तो दामोदर गुप्त ने, कि धरती के तिलक स्वरूप, धरती का तिलक स्वरूप है पटना नाम का महानगर। उसके बाद सरस्वती के वंश का घर, ठीक है, इंद्र के राज्य से भी सुंदर है पटना नाम का महानगर। ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कभी कभी आता है कि इंद्र के राज्य से भी सुंदर कौन सा नगर है? तो पटना। सरस्वती के वंश का घर कौन सा महानगर है? पटना। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। ठीक है, इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था और जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है भगवान बुद्ध बहुत बार आए हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है यानी पाटलिपुत्र आगे चल के महानगर तो होगा। ये बात निश्चित है, उन्होंने बोला था। परंतु किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा क्रांत रहेगा। क्रांत का मतलब डरा हुआ जिसको कहते हैं। तो ये भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, यह गांव महानगर होगा किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा डरा हुआ होगा। कुछ समय के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। कुछ समय के बाद हमारा पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी।
ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। ऐसा कौन बोल रहे थे? तो ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में बताया है या निरूपित किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा चली। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राजशेखर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मतलब पाटलिपुत्र में उपवर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल, व्याडे, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित ऐसे ऐसे महान जो है व्यक्ति जन्म लिए, और जन्म लिए ही नहीं बल्कि प्रसिद्धि भी प्राप्त किए पाटलिपुत्र में। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अब बोल रहा है कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे हो गया या पुराण हो गया, उसमें पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पुष्पपुर का मतलब होता है कि जहाँ पर पुष्प ज्यादा होता होगा, उपजता होगा, तब ने पुष्पपुर रखा होगा। तो उसका कारण देखिए यहाँ पर दिया है। इससे मालूम होता है कि इस नगर के नजदीक में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यह जो पाटलिपुत्र शब्द है पाटल के पुष्प और पुतलिका रचना को आश्रित करके प्रचलित है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल के पुष्प और पुतलिका रचना को आश्रित करके प्रचलित किया गया है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा बड़ा समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव बहुत प्रचलित था? तो क्या होगा? कौमुदी महोत्सव। क्या होगा? कौमुदी महोत्सव। तो किस काल में था? तो शरद काल में। ये भी ध्यान रखना है। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे, पूरा खुश होते थे इसमें कौमुदी महोत्सव में। ऐसा खुशी जैसा कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर में वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। यानी आजकल दुर्गा पूजा में जैसे बच्चे खुश रहते हैं, अपनी उत्सुकता को जाहिर करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, वैसा ही खुशी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव में होता था शरद ऋतु में। ठीक है, शरद काल में या शरद ऋतु में। आगे है समय चक्रवश फिर भी मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र है, जो हजारों वर्ष प्राचीन जीर्णता से ग्रस्त था, उभरा। मतलब जो बीमारी से ग्रस्त था उससे उभर पाया। उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के समय में इस नगर का समुद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि पाटलिपुत्र कब जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। कब हुआ? मध्यकाल में। और यह शब्द पत्तनम शब्द से निकला है। पटना शब्द जो निकला है कहाँ से निकला है? पत्तनम। पत्तनम कहाँ से निकला है? पत्तनम शब्द से। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें सब प्रश्नों को एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। आगे है, इस नगर की पालिका देवी पटन देवी, उनकी आज भी पूजा की जाती है। यहाँ से भी एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी। ठीक है, उसकी आज भी पूजा होती है वहाँ पर। आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। आजकल आप पटना जाइएगा तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। हाल ही में हम गए थे, देखने में अत्यंत रोचक स्थान है वो। फिर है हमारा आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है, मतलब और इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसके ऊपर
गांधी सेतु नाम से एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल है, यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम से एशिया नाम का सबसे बड़ा पुल है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि गंगा नदी के ऊपर जो सबसे बड़ा पुल है एशिया का, उस पुल का क्या नाम है? तो गांधी सेतु। क्या होगा? गांधी सेतु। और रेलियन सेतु निर्माणाधीन है और रेलियन का सेतु बन रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर, यह सभी दर्शनीय स्थल है। बहुत बढ़िया। घूमने के दृष्टिकोण से अगर आप कहीं घूमने को सोच रहे हैं तो एक बार पाटलिपुत्र अर्थात पटना को जरूर घूमिए, ये मेरी सलाह है। बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, संग्रहालय है लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ठीक है, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर, यह सभी दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका भी जन्म स्थल वहीं हुआ था और उनका जन्म स्थान कहलाता है गुरुद्वारा। क्या कहलाता है? गुरुद्वारा। वह भी घूमने के लिए एक बेहतर विकल्प है। वहां इस देश के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं वहां पर, यानी गुरुद्वारा में इस देश के, ये तो बिहार में आते हैं पूरे देश के व्यक्ति। बिहार की राजधानी जो पटना है वहां पर, सोचिए, ये तो गौरव की बात है अपने आप में। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और सबका संकलित रूप हमें संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन के मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। हम बताए भी कि पर्यटन यानी अगर आप घूमने की इच्छा सोच रहे हैं तो एक बार पटना में अवश्य घूमिए। तो इस तरह से हमारा ये अर्थ वाला सेक्शन खत्म होता है। अब देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, कब फेमस हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में। कब होगा? मध्यकाल में, अभी तुरंत बताए थे। दूसरा प्रश्न है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। तीसरा, पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना पर्वतपुर। तो क्या हो जाएगा? पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो ऑप्शन ए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो लगभग 1000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। ऑप्शन सी। फिर प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? महावीर, दशरथ, अकबर, भगवान बुद्ध। तो क्या होगा? भगवान बुद्ध, वही ना बार बार आए थे, वही बोले तो उसके बारे में यह नगर यह जो है पटना आगे चल के महानगर होगा, लेकिन झगड़ा विवाद सब में पड़ा रहेगा हमेशा आग के भय से। प्रश्न संख्या 7, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो बताए थे पटन देवी। शीतला देवी नहीं होगा, काली नहीं होगा, गौरी नहीं होगा, पटन देवी। उसकी आज भी वहां पर पूजा होती है। फिर है प्रश्न संख्या 8, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में और अंग्रेजों के समय में। तो क्या होगा? बताए थे गुप्त वंश काल में बहुत ही फेमस था वहां का कौमुदी महोत्सव। तो ऑप्शन ए। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कहता है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है पटना। तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नाम नहीं था,
तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पाटलिपुत्र रखा गया था। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है पटना। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो बताए थे आजकल जैसा दुर्गा पूजा होता है वैसा ही कौमुदी महोत्सव होता था। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 कहता है किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है? तो किस नदी पर? गंगा नदी पर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि योग सूत्र के रचनाकार हैं। तो योग के बाबा कौन थे? पतंजलि महाराज। ऑप्शन सी। प्रश्न 16 कहता है शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो कौन सा महोत्सव? वही कौमुदी महोत्सव। शरद ऋतु में गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव बहुत फेमस था। फिर है अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो गुप्त वंश में। अभी तुरंत बताए। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गुप्त वंश। 18 कहता है व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। प्रश्न संख्या 19, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? ये भी पटना में। गोलघर कहाँ है? ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है इसलिए तेजी से खींच रहे हैं। गोलघर कहाँ है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये बढ़िया सवाल है। तो इनका भी जन्म पटना में ही हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। प्रश्न संख्या 23 कहता है मुगल वंश में किसका उद्धार हुआ? तो किसका? पाटलिपुत्र का। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। हमारा यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, कुटनिमत काव्य के कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ये सब बताए हैं अर्थ में अभी तुरंत। 27 नंबर कहता है यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। क्या हो जाएगा? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। यूनाना राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में ग्रंथ बताया था, वो हम पढ़ाए थे उस समय। अगला प्रश्न है हमारा इधर चल गया। 28 कहता है राजशेखर की रचना कौन सी है? तो क्या हो जाएगा राजशेखर की रचना? काव्य मीमांसा। क्या होगा? काव्य मीमांसा। फिर है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। बसंत नहीं, ग्रीष्म नहीं, वर्षा नहीं। प्रश्न संख्या 30, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में। प्रश्न संख्या 31 कहता है अस्ति महितल तिलकम ... परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है, तो ये बताए थे पृथ्वी के तिलक स्वरूप, सरस्वती के वंश का घर और इंद्र के राज्य से भी सुंदर पटना नाम का महानगर है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम से। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। क्या हो जाएगा? राजशेखर। इसको भी तुरंत किए थे। 33 नंबर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 34 कहता है किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो किस काल का शासन जो है उत्कर्ष काल माना जाता है? तो गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। 35 कहता है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है या किए हैं? तो कुटनिमिताख्य। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी दिया है, कुटनिमिताख्य होगा। प्रश्न संख्या 36, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक, इंद्रलोक या इंद्र के राज से भी सुंदर। यहाँ देखिए 37 नंबर, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र।
गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो किसको बोले थे? पाटलिपुत्र को बोले थे। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुल गृह कहाँ है? पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर, जिसको गांधी सेतु बोला गया था। अब बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। 43 कहता है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो किस शहर? पाटलिपुत्र का। क्योंकि पाटलिपुत्र वैभवम कर रहे हैं तो सब चीज पाटलिपुत्र ही लगभग शहर में होगा। प्रश्न संख्या 44, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। बताए थे गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से फेमस है। प्रश्न संख्या 45 कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत उत्कृष्ट थी। प्रश्न संख्या 46, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 47 कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। 48, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का। पाटलिपुत्र का बात करेंगे तो पटने न होगा। अगला है 49 नंबर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पाटली, पाटन, पत्तन, पटन देवी। तो किससे बना था? तो पत्तन से। किससे बना था? पत्तन से। तो हमारा ये सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।